जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो आपको 8वां लेसन है, नए सामाजिक आंदोलनों का उदय। आज हम लोग उसी के संदर्भ में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में आपको शामिल होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपके पास जो होना चाहिए एसवीपीटी का जो है ये आपको न्यू एडिशन का बुक जो है आपके पास होने चाहिए। और ये जो बुक है वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड पे क्या होते हैं कि आपको होते हैं, इसलिए क्या है कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हूबहू जो होते हैं वो आपको इस बुक से जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, एक कह रहा है कृषक आंदोलन, उसके बाद है मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए आंदोलन, उसके बाद है श्रमिक आंदोलन, और एक है आपको चिपको आंदोलन। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं चिपको आंदोलन, इसी चिपको आंदोलन से क्या है कि आपको सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जो है वो आपको जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक बात आएगी कि चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो देखिए, चिपको आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वो आपको सुंदरलाल बहुगुणा थे, जबकि इसके संस्थापक पूछेंगे किसके, जानते हैं? तो चिपको आंदोलन के, तो इसके जो संस्थापक थे वे आपको चंडी प्रसाद भट्ट थे। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो आपको कहाँ से हुई थी। तो देखिए, वर्तमान कहेंगे उत्तराखंड, क्या कहेंगे? उत्तराखंड, ठीक है ना। अगर उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं रहे तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का अगर कोई खास जगह पूछ दिया जाए तो हो जाएगा आपको टिहरी गढ़वाल। क्या हो जाएगा कि आपको टिहरी गढ़वाल, यहीं से क्या हुआ था कि आपको चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से एक बात आती है कि चिपको आंदोलन है आखिरकार क्या। तो देखिए, तो चिपको आंदोलन जो है वो आपको पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सामाजिक आंदोलन था। और इस जन आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो आपको 1973 में होती है। तो चिपको आंदोलन का जो आपको मुख्य उद्देश्य होता है वनों की कटाई को रोककर पर्यावरण की क्या करना है कि आपको सुरक्षा करना है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर और भी चीज है। तो हमारे यहाँ समय समय पर जो है वो आपको मतलब कृषक आंदोलन होते रहे हैं। फिर यहाँ पर एक चीज आती है मानवाधिकार। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो आपको 10 दिसंबर को क्या होते हैं कि आपको मनाया जाते हैं। तो साथियों, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे कि बताइए कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाते हैं, तो 10 दिसंबर को, ठीक है ना। उसके बाद है आपको विश्व श्रमिक दिवस जो है कब मनाए जाते हैं, तो 1 मई को जो होते हैं ना वो आपको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो देखिए, तो दिवस वाले चीज सबको भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि 1 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 2 नंबर प्रश्न को। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि अखिल भारतीय जो आपको किसान कांग्रेस है इसकी स्थापना जो किए थे वो आपको कौन किए थे। तो साथियों, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जो स्थापना किए थे ना वो आपको सरदार पटेल किए थे, सॉरी सरदार पटेल कह रहे हैं, यानी कि चौधरी चरण सिंह किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि चौधरी चरण सिंह क्या भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो देखिए, तो चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के त्यागपत्र देने के बाद क्या थे कि आपको भारत के प्रधानमंत्री बने थे और संसद का एक विधि नियम सामना नहीं किए थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि संसद का एक विधि सामना न करने वाले प्रधानमंत्री जो थे कौन थे। तो क्या कहेंगे, चौधरी चरण सिंह। और ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व के दिनों में क्या थे कि आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और मोरारजी देसाई की सरकार में ये आपको उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपको बने हुए थे। इधर है सरदार पटेल, तो थोड़ा सा सरदार पटेल के बारे में जान लीजिए। सरदार पटेल कौन थे, तो ये आपको प्रथम क्या कहेंगे कि आपको गृह मंत्री थे। क्या है, प्रथम गृह मंत्री मतलब भारत के। और इसके अलावे आपको प्रथम उप प्रधानमंत्री की भी अगर बात किया जाए भारत में तो वो कौन व्यक्ति बने थे, तो ये आपको सरदार पटेल बने थे। और सरदार पटेल को साथियों याद रखिएगा कि हम लोग भारत का लौह पुरुष कहते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको आयरन मैन ऑफ क्या कहते हैं, तो आपको इंडिया कहते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि बताइए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो सरदार पटेल को कहते हैं। फिर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में याद रखिएगा। इन्हें जो है आपको अजात शत्रु, क्या है, अजात शत्रु। इसके अलावे देश रत्न की जो है वो आपको उपाधि जो है वो आपको दी गई है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न है कि बताइए कि देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि किसे दिया गया है, तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री थे। तो इस चीज को आपको याद रखिएगा कि भारत के पहले विदेश मंत्री जो थे वो आपको कौन थे, तो क्या कहेंगे, सरदार, सॉरी सरदार कहते हैं जवाहरलाल नेहरू।
और जवाहरलाल नेहरू को ही भारतीय विदेश नीति का क्या कहा जाता है, तो आपको जनक कहा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत की विदेश नीति है क्या, तो देखिए भारत की जो विदेश नीति है ना वो आपको गुटनिरपेक्ष है। क्या है? गुटनिरपेक्ष है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात आप यहाँ से क्या याद रख सकते हो, इन्हें चाचा कहा जाता है और इनके जन्म दिवस पर क्या होता है कि आपको 14 नवंबर को जो होता है भारत में आपको बाल दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न आ जाएंगे कि बताइए राष्ट्रीय बाल दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो देखिए तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आप उसको बढ़िया से क्या करोगे, देख लोगे। यानी चौधरी चरण सिंह ने ही क्या किए थे कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे, ठीक है ना। और यह किसानों से जुड़े हुए क्या थे कि आपको नेता थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर एक चीज याद रखिएगा, 23 दिसंबर को, कितने दिसंबर को, 23 दिसंबर को हमारे भारत में जो होता है वो आपको किसान दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को किनके जन्म दिवस पर, तो चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे कहेंगे तो वो आपको 31 अक्टूबर को हमारे यहाँ जो होते हैं वो आपको राष्ट्रीय एकता दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो आपके एग्जाम में जैसा भी प्रश्न आए आप इसे देख लोगे बढ़िया से। जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए तो यहाँ से हम क्या क्या सीखे, थोड़ा सा देखिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाए जाते हैं चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे, ठीक है ना। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाए जाते हैं किनके जन्म दिवस पे, तो पंडित नेहरू के जन्म दिवस पे। तो सारा चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो आपको बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है 3 नंबर प्रश्न, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां से देखिए कह रहा है कि किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार जो है वो आपको नहीं है। क्या है? नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है प्लेटो, उसके बाद है अरस्तु, मिल, मार्क्स। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपको अरस्तु। और अरस्तु को जो है आपको जीव विज्ञान और आपको क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो है आपको जनक कहा जाता है। और इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जो है उसको हमें याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं अरस्तु, इसने क्या किया था कि आपको एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है, आपको क्या जानते हैं, आपको पॉलिटिक्स। क्या है? पॉलिटिक्स। तो अगर कभी कभी प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि पॉलिटिक्स नाम का पुस्तक जो लिखा है कौन लिखा है, तो आपको अरस्तु लिखा। वहीं आपको प्लेटो जो है इसने क्या किया है कि आपको रिपब्लिक करके, क्या है, रिपब्लिक करके क्या किया है कि आपको एक पुस्तक जो है वो आपको लिखे हुए हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये सब आते हैं कि बताइए कि रिपब्लिक नामक पुस्तक कौन लिखा है, वो आपको प्लेटो। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो वो आपको अरस्तु लिखे हैं, ठीक है ना। और कार्ल मार्क्स जो है इसने क्या लिखा था, तो देखिए तो इसकी एक पुस्तक है जो है आपको दास कैपिटल। क्या है? दास कैपिटल, जिसे हम लोग समाजवादियों का क्या कहते थे, आपको बाइबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइबिल कहते हैं। और यह पुस्तक 1867 में क्या होता है कि आपको प्रकाशित होता है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं दास कैपिटल, इसको समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स को जो है वो आपको आधुनिक समाजवाद का क्या कहा जाता है, तो आपको जनक कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि आधुनिक समाजवाद का जनक जो है वो आपको किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे कार्ल मार्क्स को जो है आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, यह आपको राइट आंसर हो जाएंगे। और कार्ल मार्क्स कहाँ के चिंतक थे, तो ये आपको जर्मन चिंतक थे। तो देखिए तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आप उसको बढ़िया से देख लोगे। जहां दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए चलते हैं 4 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि यह किस आंदोलन का नारा है, निजी जो है वो आपको सार्वजनिक है, सार्वजनिक जो है वो आपको निजी है। तो यह नारा जो है ना वो आपको महिलाओं के आंदोलन का है। क्या है? महिलाओं के आंदोलन का। तो देखिए सुनिए क्या कह रहा है कि यह किस आंदोलन का नारा है कि निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक जो है निजी है। तो यह है महिलाओं के आंदोलन का नारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि मेघा पाटकर का नाम जो है किस आंदोलन से जो है वो आपको जुड़ा हुआ है। तो देखिए तो ये जो मेघा पाटकर है ना, इनका नाम जो है साथियों वो आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या है कि आपको जुड़ा हुआ है। क्या है? जुड़ा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा सबसे पहले जान लेते हैं नर्मदा के बारे में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा जो है वो आपको एक नदी है और यह भारत के मध्य भाग की क्या है कि आपको नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। और यह आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में है जो है आपको एक प्रकार से विभाजन का क्या करता है कि आपको कार्य करता है। ये जो नर्मदा है अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होती है और यह मुख्य रूप से
क्या है कि भारत के मध्य भाग यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है ना, इसके अलावा आपको गुजरात और हल्का सा जो है वो आपको क्या होती है कि आपको महाराष्ट्र में जो होती है वो आपको प्रभावित होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है यह आपको गुजरात के निकट खंभात की खाड़ी में जाकर क्या होती है कि आपको गिर जाती है। तो भारत सरकार नर्मदा और उसके सहायक नदियों पर क्या है कि आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विकास हेतु क्या किया है कि आपको मतलब 30 बड़े बांध, इसके अलावा 135 मझोले बांध और 300 छोटे छोटे बांध बनाने का क्या रखा कि आपको प्रस्ताव रखा। एक और इस बांध के बनने से हमें कई सारे लाभ होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर लाखों जीव जंतु के अस्तित्व जो होते हैं वो आपको खतरे में पड़ जाते हैं। इसी खतरे से निपटने के लिए क्या है कि आपको मेघा पाटेकर ने एक आंदोलन चलाया था जिसको नाम दिया गया आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन। यहाँ से आपको समझ जाना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो आपको एक नदी है, और ये जो नर्मदा नदी है इस नर्मदा नदी पर ही एक आपको प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है आपको सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है, तो आपको सरदार सरोवर बांध। और ये जो देख रहे हैं सरदार सरोवर बांध, ठीक है ना साथियों, ध्यान दीजिएगा, इस सरदार सरोवर जो बांध है ये आपको गुजरात में है, और नर्मदा को गुजरात और मध्य प्रदेश का जीवन रेखा जो है वह भी आपको कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। टिहरी बांध याद रखिएगा, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो आपको भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। चिपको आंदोलन, इसका जो संबंध है वो आपको पर्यावरण के सुरक्षा से है। तो देखिए, तो ये सारे चीज आपको अच्छे से जो है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएंगे कि आपको सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेघा पाटेकर का नाम याद रखिएगा, तो वो आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन से, इसमें पूछेंगे सुंदरलाल बहुगुणा, तो याद रखिएगा यह है आपको चिपको आंदोलन से। तो लड़का कभी कभी ना इसमें कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर मैं पूछूं सुंदरलाल बहुगुणा तो क्या कहोगे, चिपको आंदोलन से, ठीक है ना। और इसी में पूछ देंगे कि आपको मेघा पाटेकर, आपको कहना है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो 5 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 6 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो था वो आपको कौन था, तो देखिए कह रहा है काका साहब कालेलकर, उसके बाद है आपको बीपी मंडल, बी आर अम्बेडकर, बीपीसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको काका साहब कालेलकर। तो यहाँ से एक बात आती है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुआ था। देखिए आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिए कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुआ था, ठीक है ना। आप लोग पहले आंसर दीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए सारे लोग जो है अच्छे से आंसर दीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं, समझिए क्या कह रहा है सुनिए। ये जो आप देख रहे हैं पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है ना, इसका जो गठन होता है भाइयों वो आपको 1953 में होता है। क्या है, 1953 में। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुआ था, तो ये आपको 1953 में। और पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो आपको कब देती है, 1955 में। क्या है, 1955 में। लेकिन इसके रिपोर्ट में इतनी सारी खामियां होती है कि सरकार जो होते हैं वो आपको पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट को जो होता है वो आपको नहीं मानता है। क्या है, नहीं मानता है। इस प्रकार से काका साहब कालेलकर की जो आपको रिपोर्ट थी उसको लागू नहीं किया गया। फिर आपको दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपको बीपी मंडल थे। तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित होता है, तो ये आपको 1979 में गठित होता है। 1980 में अपनी क्या करती है कि आपको रिपोर्ट देती है। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी से क्या करते हैं कि आपको लागू नहीं करते हैं। तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसके रिपोर्ट को बीपीसी लागू करते हैं। कब लागू करते हैं, तो आपको 13 अगस्त 1990 को। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसके रिपोर्ट को कब लागू किया गया था, तो 13 अगस्त 1990 को। कौन लागू किया था, तो प्रधानमंत्री बीपीसी यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये सारा चीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद एक ऑप्शन बचा आपको बी आर अम्बेडकर साहब। तो देखिए, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का क्या कहते हैं, तो आपको जनक कहते हैं। इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें महात्मा कहा जाता है। इन्होंने 1942 में एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम है अनुसूचित जाति संघ। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कि बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति संघ, इस अनुसूचित जाति संघ पार्टी की स्थापना जो किए थे 1942 में वो कौन किए थे, तो कहेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो इस सबको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 6 नंबर ना, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। और जहां भी आपको दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, क्योंकि कमेंट करके बताओगे उसके बाद ही हम आपका सोल्यूशन कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं 7 में, क्या कह रहा है समझिए। देखिए कह रहा है कि मंडल कमीशन
रिपोर्ट की सिफारिशों को भारत के किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो अभी बताए थे कि मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो आपको बीपीसी थे। और बीपीसी कब इस आयोग को मतलब इस रिपोर्ट को लागू करते हैं? तो आपको 13 अगस्त 1990 को। और इसके तहत जो है ओबीसी को जो है आपको लोक सेवाओं में जो होता है वो आपको 27% जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको आरक्षण दिया जाता है। मतलब कि सरकारी सेवाओं में 27% जो होता है वो आपको आरक्षण दिए जाते हैं। इधर आपको चौधरी चरण सिंह, ये संसद का एक विधि सामना करने वाले क्या है कि आपको प्रधानमंत्री है। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी क्या कहेंगे कि आपको प्रधानमंत्री, मतलब कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत के कौन हुए? तो क्या कहेंगे? तो आपको मोरारजी देसाई, ठीक है ना। ये आपको 1977 में बने थे, ठीक है ना। और इनका संबंध किस पार्टी से था? तो आपको जनता पार्टी से था। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि केंद्र में सबसे पहले किस पार्टी की गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो आप क्या कहोगे? जनता पार्टी की, ठीक है ना। कब बनी थी? 1977 में। उसके बाद है चंद्रशेखर। तो बीपीसी के बाद चंद्रशेखर जो होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री जो होते बनते हैं। कांग्रेस में इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। तो साथियों 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको बनाना है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, आए हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं क्योंकि वो जल्दी जल्दी के चक्कर में रहते हैं। भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव भी अगर आपका गलत होता है तो बहुत सारे मार्क्स को क्या होता है कि आपको कम कर देता है, ठीक है ना। अगर आपको बढ़िया मार्क्स लाना है तो आपको टोटल में टोटल ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको सही मार्कर आने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए हमारे साथ जो भी बच्चे टॉपर्स निकलते हैं सबका देखे थे, मूल्यांकन किए थे, तो लगभग लगभग सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको पूरे में पूरे क्या था कि आपको सही था। हम टॉपर बच्चे की बात करते हैं, फिर औसत बच्चे जो था वो आपको 48, 49 ऐसे क्या किए थे कि आपको लाए हुए थे, ठीक है ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर भी आपके मार्क्स जो होते हैं वो आपको निर्धारित होते हैं। क्योंकि इसमें देखिए प्योर नंबर मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कंप्यूटर के द्वारा चेक होते हैं। तो आप लोगों को बढ़िया से जो है थोड़ा सा पढ़ना है। अब जितना दिन बचा है उसी में आपको मेहनत करना है। 90 दिन बचा है, 90 दिन में ही आपको गर्दा उड़ा देना है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। लेकिन इससे पहले जान लीजिए इसका आंसर हम बताए थे। हाँ चलिए आइए, डबल क्वेश्चन आ गया भाई। देखिए यहाँ पहले आंसर बताना ना है इसका। हाँ इसका आंसर तो हम बता दिए थे। चलिए 8 में चलते, देखिए क्या कह रहा है, सुनिए कि भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन है? तो देखिए मुंबई, कोलकाता, कानपुर, सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो मुंबई है क्या है? मुंबई है। इस मुंबई को ना 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर। देखिए कुछ विशेषता हम यहाँ से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भारत की वित्तीय राजधानी पूछेंगे, क्या कहेंगे? वित्तीय राजधानी। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है ना वो आपको कहाँ है? तो याद रखिएगा यह आपको मुंबई में है। उसके बाद है आपको कोलकाता। तो कोलकाता जो है इसको कहा जाता है आपको डायमंड हार्बर। क्या कहा जाता है? तो आपको डायमंड हार्बर जो है इसे कहा जाता है किसको? तो आपको कोलकाता को महलों का नगर इसे कहा जाता है। कानपुर इसको कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और यह चर्म उद्योग के लिए सबसे ज्यादा जो है आपको जाना जाता है। तो याद रखिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेंगे किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो आपको कानपुर को जो है वो आपको कहा जाता है। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आपको देख लेना है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपको डी जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो देख लीजिए कि क्या है नहीं है, इस पर हमको ध्यान देना है। चलिए 9 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपको राज्य है? क्या है? राज्य। देखिए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल, बिहार, राष्ट्र संघ। तो इसमें जो राज्य है ना वो आपको नेपाल है। क्या है? नेपाल है। अब हम कहेंगे सर नेपाल तो एक देश है, इसको राज्य कैसे कह दिए? तो देखिए तो राज्य होने के लिए कम से कम 4 अनिवार्य तत्व होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो होनी चाहिए भूभाग होनी चाहिए। तो देखिए तो नेपाल के पास क्या है? आपको भूभाग भी है। क्या? इसके अलावा वहां पर आपको जनसंख्या होनी चाहिए। उस जनसंख्या पर शासन करने के लिए जो चाहिए वो आपको सरकार चाहिए। क्या चाहिए? सरकार चाहिए। और चौथा जो है वो आपको संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। तो देखिए ये खैर संयुक्त राष्ट्र, इसके अलावा राष्ट्र, ये तो खैर क्या है कि आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस पर हमको चर्चा करना नहीं है। और बिहार और नेपाल में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए तो बिहार के पास भी भूभाग है। क्या है? भूभाग है। बिहार के पास भी जनसंख्या है, बिहार के पास भी सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। यहाँ से एक बात आती है कि सर संप्रभुता हम कहते हैं किसको, या एक संप्रभु राज्य हम किसको कहेंगे? तो वह राज्य जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? तो आपको एक संप्रभु राज्य कहते हैं। तो देखिए इसमें से नेपाल है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। बिहार क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि बिहार जो है भारत सरकार के अधीन है। क्योंकि भारत सरकार के अधीन जो निर्णय लिए जाएंगे उसी में इसको सहमत असहमत होना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें दिए गए ऑप्शन में नेपाल जो है क्या है? तो आपको एक राज्य है।
फिर यहाँ से एक बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो गठन होता है यह आपको 1900 कितना में जानते हैं 45 में। इधर राष्ट्र संघ इसका गठन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में। हालांकि इस राष्ट्र संघ का विलय जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में 1946 में जो होता है वो आपको कर दिया जाता है। तो राष्ट्र संघ जब था तो इसका मुख्यालय क्या था? आपको जेनेवा था। सब कुछ आपको याद रखना है। और इधर जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो इसका मुख्यालय जो है वो आपको न्यूयॉर्क में क्या किया गया कि आपको बनाया गया। यहाँ से कई सारे प्रश्न हम सीखे, जैसे राष्ट्र संघ इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहेंगे जेनेवा में। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में? तो कहेंगे न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आएगी कि राष्ट्र संघ का विलय संयुक्त राष्ट्र में कब होता है? 1946 में, ठीक है ना। तो सारा चीज आपको बढ़िया से याद रखना है। लेकिन राष्ट्र संघ का गठन कब होता है संयुक्त राष्ट्र का? 1945 में। तो जैसा भी चीज आपसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 9 का राइट आंसर या आपको ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है यानी कि बी, वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है, ठीक है ना। और क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जो है हमें जरूर दें, ठीक है ना। अरे भाई फोन किसका आया? 1 मिनट रुक जाइए। फोन उन जो है वो आपको, हाँ आप लोग देखिए जब तक। चलो फोन तुम बंद हो जाओ यार, ठीक ना। साइलेंट कर दिया। देखिए अब सुनिए क्या कह रहा है अगला। कह रहा है कि विश्व मानव अधिकार दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो विश्व मानव अधिकार दिवस है पहले क्वेश्चन में ही हम बताए थे कि यह आपको 10 दिसंबर को क्या होता है कि आपको मनाया जाता है। बाकी 1 मई को तो अभी बताए थे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय क्या है कि आपको श्रमिक दिवस क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो मनाए जाते हैं वो आपको कब मनाए जाते हैं? तो कहेंगे आपको 1 मई को। 15 अगस्त को जो है हमारे यहाँ वो आपको स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद 26 जनवरी को हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है? तो आपको गणतंत्र दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहिएगा? तो ये आपको 10 दिसंबर को, ठीक है ना। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो देखिए तो दिवस वाला जो भी प्रश्न होगा ना उसको आपको अच्छे से देखते चलना है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल क्या है ये आपको सही है। और मानव अधिकार कहते हैं किसको? एक मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार दिए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा है उसने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार के घोषणा पत्र को स्वीकार किया था। इसलिए विश्व मानवाधिकार दिवस जो होते हैं वो आपको कब मनाए जाते हैं जानते हैं? तो वह आपको 10 दिसंबर को जो होते हैं प्रत्येक साल आपको मनाए जाते हैं ताकि लोगों को मानव अधिकार के प्रति जागृत किया जा सके। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो अभी बताए थे कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो आपको चिपको आंदोलन से संबंधित है, इसलिए इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे 12 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो आपको किस राज्य में स्थित है, सॉरी किस नदी पर स्थित है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है सतलुज नदी पर, सिंधु नदी पर, कावेरी पर, गंगा पर। तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना वो आपको सतलुज नदी पर क्या है कि आपको स्थित है। इसी का प्राचीन नाम जो है शताद्रु है। तो इस बात को याद रखना है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो आपको है कहाँ? तो यह आपको पंजाब क्या है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो है वो आपको संयुक्त परियोजना है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं ना ये आपको पंजाब से ही क्या हुआ है कि आपको अलग होकर 1971 में जो है वो आपको बना था। तो इसलिए इस पर ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि सर हिमाचल प्रदेश कैसे हो गया, हम सब दिन से पंजाब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह भारत का सबसे ऊंचा क्या कहेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जो है वो आपको गुरुत्वीय बांध है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है वो आपको कौन है? तो क्या कहेंगे? तो आपको भाखड़ा नांगल। अब यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा कि गुरुत्वीय बांध करने का मतलब क्या हुआ। तो देखिए गुरुत्वीय बांध करने का मतलब कोई भूकंप क्षेत्र में बना हुआ भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ना वो आपको कौन है जानते हैं? तो वो आपको भाखड़ा नांगल बांध है जो किस नदी पर है? तो आपको सतलज नदी पर। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो सतलज नदी है ना इसकी उत्पत्ति जो होती है वो आपको तिब्बत में होती है। क्या होती है? तिब्बत में होती है राकसताल झील से। मानसरोवर झील के पास एक झील है जिसका नाम है राकसताल झील। इसी राकसताल झील से इसकी उत्पत्ति होती है। सिंधु की उत्पत्ति मानसरोवर झील से ही होती है ना। कावेरी की उत्पत्ति जो होती है और गंगा की उत्पत्ति हमारे भारत में होती है, ठीक है ना। तो इस सब बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 13 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि फरक्का समझौता का संबंध जो है किससे है? तो सबसे पहले जान लीजिए
रखा समझौता जो है यह होता है 1996 में। क्या है? 1996 में, ठीक है ना। ये जो रखा समझौता का संबंध है वो किससे है? तो ये आपको भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे से क्या है कि आपको संबंधित है। इस बात को याद रखना है। हुआ कब था? 1996 में। बाकी उधर देखिए कह रहा है कि भारत पाक, क्या है? भारत पाक। तो देखिए तो भारत पाक के बीच आइएगा तो एक है आपको सिंधु नदी जल समझौता। क्या है? सिंधु नदी जल समझौता। इसको आपको याद रखना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी जल समझौता होता है वो आपको कब होता है ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए तो यह होता है आपको 1960 में। इसको आपको याद रखना है। दूसरी बात कि आपको एक चीज और याद रखना है। क्या जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं भारत और पाक के बीच में एक दो समझौते और हुए थे, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे एक हुआ था आपको ताशकंद समझौता। क्या हुआ था? ताशकंद समझौता। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, एक हुआ था आपको शिमला समझौता। क्या है? शिमला समझौता। देखिए यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुख्य जो है वो आपको समझौता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी आपकी कि बताइए कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो देखिए तो शिमला समझौता 3 जुलाई कितना को? 1972 को होती है। इसको आपको याद रखना है। और ताशकंद समझौता है मेरे भाई, ये आपको 10 जनवरी 1966 को होता है। तो ये किसके बीच होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। तो यहाँ से जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। उम्मीद है कि अगर आप सारे चीजों का एनालिसिस अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं, ठीक है ना, चैप्टर 1 से, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस चैप्टर में नए हैं तो इससे पहले की भी आपको क्या है कि आपको 7 चैप्टर जो है उसका एनालिसिस हो चुकी है। तो आप वहां से जाकर क्या करेंगे कि इसे देख लेंगे, सारे चीज जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे अगर आप एनालिसिस को पूरा देखते चलते हैं, ठीक है ना। एक भी चीज आपके नहीं छूटेंगे अगर आप बढ़िया से इसको कंटेस्ट कर लेते हो सब, ठीक है ना। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए कर रहा है अगला प्रश्न, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। कितना बड़ा आया हुआ है? देखिए कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को, ठीक है ना, आपको आरक्षण प्रदान किया गया। महिलाओं को जो पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया गया था ना, वो आपको 73 में संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ सबसे पहला बात यह आएगा कि 73वां संविधान संशोधन होता कब है? तो देखो भाई मेरे, 1992 में 73वां संविधान संशोधन जो होता है वो आपको होता है। लेकिन यह 73वां संविधान संशोधन मेरे भाई जो लागू होता है ना, याद रखिएगा 24 अप्रैल 1973 को। तो यहाँ से याद रहेगा कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो क्या कहिएगा? तो 24 अप्रैल 1973 को। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो आपको किससे है? तो देखिए तो इसका जो संबंध है ना वो आपको पंचायती राज व्यवस्था से। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से जो है इसका क्या है कि आपको संबंध है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक चीज आएंगे कि बताइए कि जो 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना, इसके द्वारा जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया। तो इसका उल्लेख संविधान में कहाँ है? तो देखिए तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग क्या है कि आपको 9 में। क्या है? 9 में। उसके बाद अनुसूची कहेंगे तो आपको 11वीं अनुसूची में, किसमें? 11वीं अनुसूची में जो है इसकी क्या है कि आपको चर्चा की गई है। तो इसको भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। दूसरी बात अनुच्छेद कहेंगे तो ये हो जाएगा आपको 243। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243। इसमें आपको किसका उल्लेख किया गया है? तो आपको पंचायती राज के बारे में। तो देखिए तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसको देख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे कुछ संशोधन के बारे में दिया गया है, उसके ईयर को याद रख लेते हैं जो इंपोर्टेंट है। जैसे देखिए 42वां संविधान संशोधन, ये आपको 1976 में होता है। इसी संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को क्या होता है कि आपको संविधान में जोड़ा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और इसी संशोधन के द्वारा क्या होता है कि आपको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से क्या होता है कि आपको हटा दिया जाता है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल सही है। तो देखिए आपको सारी चीजों का एनालिसिस बढ़िया से जो है वो आपको देखते चलना है। चलिए अब हम चलते हैं 15 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि विश्व महिला दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है? देखिए मतलब महिला को सशक्त करने के लिए, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आपको विश्व महिला दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए तो महिला अगर जब तक आपको क्या होगी कि आपको डेवलप नहीं होगी, महिला जब तक मजबूत नहीं होगी, जब तक समाज में क्या हो सकता है कि एक अच्छा विकास जो है वो आपको नहीं हो सकता है। तो देखो वही कह रहा है कि विश्व महिला दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 10 दिसंबर, 8 मार्च, 1 दिसंबर, 2 अक्टूबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा आपको 8 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों, यह इसका क्या है कि आपको बिल्कुल राइट आंसर है कि 8 मार्च को क्या होता है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को कहेंगे तो ये आपको विश्व मानव अधिकार दिवस, 1 दिसंबर को कहेंगे तो वह आपको विश्व
एड्स दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं, ठीक है ना। विश्व एड्स दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाता है। तो एड्स के प्रति, HIV वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या होता है कि आपको 1 दिसंबर को जो होते हैं वो आपको विश्व एड्स दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं, ठीक है ना। 2 अक्टूबर को क्या होता है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती, इसके अलावा आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती जो होती है वो आपको मनाई जाती है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आप उसे देख लीजिएगा। फिर यहाँ से एक बात आएगी, विश्व महिला दिवस कब से मनाया जाता है, तो ये आपको 1975 से जो है आपको मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष आपको 8 मार्च को। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, और जो भी चीज आपको बोलकर हम बताए हैं उसको भी आप प्रयास कीजिएगा लिखने का, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। तो देखिए, तो सबसे पहले बिहार राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, और पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार, किसके अनुसार, पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो बिहार जो है अभी देखिए रोजगार देने में भी आपको पूरे भारत में जो है सबसे नंबर 1 स्थान पे है, ठीक है ना। देखिए जितनी वैकेंसियां बिहार में आ रही है उतनी वैकेंसियां जो है आपको मतलब किसी भी अदर स्टेट्स में जो है वो आपको नहीं आ रही है, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों को अभी क्या है कि मौका है कि सरकार जो मतलब वैकेंसियां निकाल रही है उस वैकेंसी के तहत सेलेक्ट होने का, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को क्या होगा कि अभी से ही बढ़िया से क्या होगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए 17 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि पूना फैक्ट जो है आपको संबंधित है किससे, तो देखिए कह रहा है दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक सुधार से, ठीक है ना, सॉरी संवैधानिक विकास से, शैक्षणिक सुधार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दलित वर्ग। क्या है, दलित वर्ग। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पूना पैक्ट या पूना समझौता कब होता है, तो यह आपको 24 सितंबर, ठीक है ना, 1932 को, क्या है 1932 को कहाँ होता है, तो ये आपको पूना के यरवदा जेल में, कहाँ होता है, पूना के यरवदा जो जेल है, क्या है, यरवदा जेल। इसी यरवदा जेल में क्या होता है कि आपको पूना समझौता होता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये पूना समझौता किसके बीच होता है, तो एक तरफ होते हैं महात्मा गांधी और एक तरफ होते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। क्या है, भीमराव अंबेडकर। तो इन दोनों लोगों के बीच में यह समझौता जो है वो आपको होता है, कब होता है, तो देखिए 24 सितंबर 1932 को। तो आखिरकार ये पूना समझौता करना क्यों पड़ा, तो देखिए, तो 1932 में क्या होता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो होते हैं जिसका नाम होता है रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है ना, तो उसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, और भारतीय जो आपको हिंदू वर्ग है उससे क्या था कि आपको दलित वर्ग को अलग करने का क्या किया गया कि आपको प्रयास किया गया, मतलब भारत को तोड़ने का प्रयास किया गया। तो इसी से शुद्ध होकर गांधी जी जो होते हैं वो आपको क्या कहते हैं कि आपको पूना में क्या कहते हैं कि आपको एक अनशन करते हैं, तब जाकर क्या होता है कि आपको गांधी जी और BR अम्बेडकर साहब के बीच में एक समझौता होता है, उसी को हम लोग पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते थे। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि बताइए कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कौन किया था, तो आप कहेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है ना। चलिए, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 18 में देखिए, कह रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन जो है वो आपको किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए, तो तारी विरोधी आंदोलन जो है ना वो आपको आंध्र प्रदेश से क्या है कि आपको संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश का एक जिला होता है नेल्लौर, और उसका एक गांव होता है दुबरगट्टा। उसी आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के दुबरगट्टा गांव से तारी विरोधी आंदोलन की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। और तारी विरोधी आंदोलन का नारा होता है कि तारी की बिक्री क्या करो कि आपको बंद करो, क्योंकि तारी पीने से क्या था कि पुरुषों का स्वास्थ्य जो था वो आपको खराब हो रहा था, ठीक है ना। इसके अलावा उत्पादन लगातार गिरती जा रही थी, तो महिलाओं ने क्या हुआ कि आपको तारी के खिलाफ जो है एक आंदोलन छेड़ा, उसी को कहा गया आपको तारी विरोधी आंदोलन कहा गया, ठीक है ना। तो 18 का राइट आंसर तो आपको सी हो जाएगा। वैसे भी देखिए, तारी कौन पीता है, पुरुष, और शिकार कौन होती है, तो आपको महिला होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि एक लाइन में समझिए कि महिला अपने पुरुषों के स्वाभिमान, ठीक है ना, गिरते उत्पादन, इस सब को बचाने के लिए क्या की थी कि एक आंदोलन चलाई थी, उसी को नाम दिया गया आपको तारी विरोधी आंदोलन। और प्रत्येक राज्य में जो है मतलब राज्य में कहते हैं, राज्य में हर जगह जो था तारी की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए आंदोलन जो था वो आपको किया गया। तो ये जो देख रहे हैं 18, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए 19 में क्या कह रहा है कि किसी नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में जो है वो आपको नहीं रखा जा सकता है। तो देखिए, कह रहा है चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बाद है आपको टिहरी बांध आंदोलन, और उसके बाद करा है गिरिश स्वराज्य आंदोलन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है, क्या बताइए कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो आपको बताया थे कि चिपको आंदोलन के जो नेता थे वो आपको सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन तो आपको मेघा पाटकर थे, कौन थे, मेघा पाटकर, ठीक है ना।
टिहरी बांध, ये बताए थे भारत का सबसे क्या है कि आपको ऊंचा बांध देते। देखिए तो जैसा भी आपके एग्जाम में चीजें आए आप उसे देख लेंगे। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। इस पर चर्चा किए हुए हैं इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करते। देखिए क्या करा है कि भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग जो है वो आपको की गई थी। देखिए तो मांग की गई थी कितना, 33%। क्या है, 33%। अब जो है महिलाओं को यह चीज जो है मिल भी चुका है। नए संसद भवन में सबसे पहले क्या है कि आपको नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है पारित हुआ और उसके तहत लोकसभा, सभी राज्यों के विधानसभा, ठीक है ना, इसके अलावा आपको केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं को जो है 33% आरक्षण जो है वो आपको दिया गया। हालांकि यह अभी प्रभावी नहीं है। क्या है, प्रभावी नहीं है। यह प्रभावी होने की जो संभावना है ना वो आपको 2029 से जो है इसके प्रभावी होने की संभावना है, क्योंकि इस आम चुनाव में परिसीमन नहीं होगा, 2024 वाला में परिसीमन होगा अगला में। तब आपको वहां पर निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी सीट जो है महिलाओं के लिए क्या रहेंगे, कि आपको आरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो भारतीय संसद में महिलाओं को जो है आपको 33% आरक्षण जो है अब आपको दे दिया गया है। किस अधिनियम के तहत, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत, ठीक है ना। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है नए संसद भवन में बनने वाला क्या है कि आपको पहला अधिनियम, इसको भी आपको याद रखना है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपको कहाँ से हुई थी, तो देखिए तो सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत है ना वो आपको राजस्थान के भीम तहसील से हुई थी। कहाँ से हुई थी, राजस्थान के भीम तहसील से। तो साथियों राजस्थान के भीम तहसील से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो ये आपको 1990 में। और सूचना के अधिकार आंदोलन जो है तो आपको संपूर्ण भारत में लागू कब होता है, तो देखिए तो संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो होता है वो आपको 12 अक्टूबर 2005 को क्या होती है कि आपको लागू होती है। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 में क्या कह रहा है सुनिए, खरा कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। मतलब कि यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि नगर पालिका से जो है जुड़ा हुआ कौन सा है, यह बताइए। तो देखिए तो नगर पालिका से जुड़ा हुआ जो है वो आपको 74वां संविधान संशोधन है। और यह 74वां संविधान संशोधन होता कब है, तो यह आपको 1992 में होता है। और यह संविधान संशोधन जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो 1 जून क्या कहेंगे 1993 को यह क्या होता है कि आपको 74वां संविधान संशोधन लागू होता है। और इसका संबंध जो किससे है, तो आपको नगर की संस्थाओं से। और इसके द्वारा नगर की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता जो था वो आपको दिया गया था। यहाँ से एक चीज हम बात करेंगे कि ये जो नगर पालिका है इसके बारे में जो उल्लेख है वो कहाँ है, इसका उल्लेख जो है भाग 9 के जो है आपको ए में जो है इसका उल्लेख है। उसके बाद जो है आपको अगर अनुसूची कहेंगे तो अनुसूची हो जाएगा आपको 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि 12वीं अनुसूची में जो है इसका क्या किया गया कि आपको चर्चा किया गया, किसका, था आपको नगर पालिका के बारे में, ठीक है ना। और नगर के लिए जो है आपको 18 कार्यों को जो है वो आपको निर्धारित किए गए हैं। तो सब बात आपको याद होनी चाहिए। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, था आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। 23 में क्या करें सुनिए, कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान जो है वो आपको कौन होता है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना वो आपको सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच होता है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत कहेंगे तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है ना वो आपको मुखिया जी होते हैं। कौन होते हैं, मुखिया जी होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 24 में। क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आपको हम चर्चा करके बताए थे कि ये जो आपको चिपको आंदोलन है, ठीक है ना, इसकी शुरुआत जो है उत्तराखंड से। अगर उत्तर प्रदेश रहता तो हम सबसे पहले प्राथमिकता देते उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश था। वर्तमान जो है यह आपको उत्तराखंड का चमोलीगढ़ राज्य होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है कब है, 1973 में। कहीं कहीं 72 भी आपको मिलेंगे तो घबराना नहीं है, 72-73 जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, क्योंकि इस सब पर चर्चा किए हुए हैं इसलिए ज्यादा समय जो है नहीं दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो देखिए तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले जो प्रधानमंत्री है वो आपको बीपीसी है। तो मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू होती है, तो बताए हुए हैं कि आपको 13 अगस्त 1990 को, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी, इनके बारे में याद रखिएगा कि इनको हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये 3 बार प्रधानमंत्री बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे, ये भी अपने जीवन काल में 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार संसद में बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री बने, ठीक है ना। यानी कि सबसे अधिक बार संसद में बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के पास है। हालांकि बाद में भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी भी क्या होते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनते थे। जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ना आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 26 में क्या करें
कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो ये सब बताने का सकता है ही नहीं। चिपको आंदोलन से जो है वो आपको सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो आपको संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो कहेंगे आपको पर्यावरण की सुरक्षा से है, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि वैश्विक तापमान का संबंध जो है किस प्रकार की सुरक्षा से है। तो देखिए, तो वैश्विक तापमान का जो संबंध है ना वो आपको किससे जानते हैं, तो वो आपको वैश्विक सुरक्षा से, किससे है, वैश्विक सुरक्षा से, ठीक है ना। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है यह, इससे पूरे दुनिया को क्या कहना है कि आपको बचाना है। तो देखिए, तो वैश्विक तापमान कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो वैश्विक सुरक्षा से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है। तो देखिए, तो मौलिक अधिकार का जो अभिरक्षक है ना वो आपको सर्वोच्च न्यायालय, कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। और साथ साथ आपको उच्च न्यायालय भी है, क्या है, उच्च न्यायालय भी। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, तो यह आपको अनुच्छेद 32 डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। और मौलिक अधिकार का हनन होने पर डायरेक्ट आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत जानते हैं, तो आपको अनुच्छेद 226 के तहत। तो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार का संरक्षक जो है किसे बनाया गया है, वो आपको हमारी न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है जानते हैं, बी वो राइट आंसर है। मौलिक अधिकार का निलंबन हमारे भारत में कौन कर सकते हैं आपातकाल के दौरान, तो वो आपको राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस सेशन में 8 लेसन में जो है इतने ही क्या है कि आपको प्रश्न है, ठीक है ना। लेकिन इसका जब हम एनालिसिस किए तो इससे कम से कम 100 प्रश्न बने होंगे। तो सारे को आप लोग अच्छे से नोट करते हैं चलेंगे, आपका एक भी चीज जो है वो आपको नहीं छूटेंगे एग्जाम में। तो चलिए